नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो में सबसे पहले बात संजय राउत की। अवैध गिरफ्तारी के बावजूद 103 दिन जेल में रहे, बाहर निकले। समर्थकों ने कहा हमारा शेर वापस आ गया, अब दहाड़ेगा। लेकिन जब मीडिया से संजय राउत ने बात की तो उन्होंने कहा कि उनके मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना सही नहीं है। ईडी पर बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसी के साथ ही बात यही नहीं रुकी, देवेंद्र फडणवीस की उन्होंने तारीफ भी की। सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या उनके तेवर नरम पड़ गए हैं, और अगर हाँ तो क्यों। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। 103 दिन बाद जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आए संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे तो उद्धव ने गले मिलकर उनका स्वागत किया। रश्मि ठाकरे ने माथे पर टीका लगाया। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों के सामने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्यों ना ईडी को बंद कर दिया जाए। ये जो सरकार है सिर्फ राज्य की नहीं, केंद्र की, लगता है कि ये जो केंद्रीय संस्थाएं इनके पालतू जानवर हो गए, पालतू जानवर, तो उनकी भी एक जना मराठीत विश्वासार्हता म्हणतो वो तो खत्म हो चुकी है। और अब किसी ने पूछना चाहिए कि इसी तरीके से अगर ईडी अपना कामकाज करती रहेगी तो क्या ईडी कार्यालय बंद होना चाहिए क्या? संजय राउत की जमानत पर पीएमएलए कोर्ट का फैसला विपक्ष के इन आरोपों को बल देने वाला है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि फैसले में साफ शब्दों में लिखा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध थी। संजय राउत ने भी बुधवार की रात जेल से निकलने के बाद कहा था कि उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिल्ली से आया था और अब वो पछताएंगे। लेकिन गुरुवार सुबह अचानक से उनके तेवर बदले नजर आए। मतलब आपके तेवर से लग रहा है कि आप थोड़ा नरम हुए हैं पहले से। नरम होने का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हैं हम बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। क्यों नहीं मिल सकता हूँ मैं? अगर मैं सांसद हूँ और मैंने पढ़ा है, जब मैं जेल में था फडणवीस जी ने कहा था कि जो कटुता है हमारे महाराष्ट्र में बढ़ गई वो कम होनी चाहिए, और मैंने उनका स्वागत भी किया। संजय राउत की रिहाई पर उनके घर के पास बैनर लगा था कि टाइगर इज बैक। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि संजय राउत की भाषा बदल गई? जो अधिकार जेल में जाने के बाद पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं, जो ठंडे पड़ जाते हैं सारे, तो उनको ये अभी पता चल गया होगा कि संसद में बात करना, अपना पक्ष रखना एक अलग बात है, लेकिन जेल जाने के बाद कोई किसी का नहीं है। जो कानून के दायरे में आ गया वो फंस गया। संजय राउत की जमानत पर फैसले में अदालत ने ईडी पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि एजेंसी आरोपी की गिरफ्तारी पर तो तेजी दिखाती है, लेकिन मुकदमा चलाने में सुस्त हो जाती है। साफ है, संजय राउत की जमानत अर्जी पर पीएमएलए कोर्ट का आया फैसला देश की सभी विपक्षी पार्टियों को केंद्र को कटघरे में खड़ा करने का अच्छा मौका है। लेकिन ईडी पर संजय राउत की चुप्पी ने मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त जैसी हालत बना दी है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया। और आइए बात करते हैं हिमाचल विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए प्रचार अब थम गया है। चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आई। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आखिरी दिन प्रचार करते हुए दिखे। तो किस तरह से चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा, सौरभ शुक्ला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल के सिरमौर में प्रचार करने पहुंची। प्रियंका के साथ हिमाचल में पिछले एक हफ्ते से कैंप कर रहे भूपेश बघेल भी नजर आए। प्रियंका गांधी ने अपनी रैली में कांग्रेस के सबसे बड़े चुनावी वादे, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जोर दिया। अग्निवीर योजना से लेकर महंगाई के मुद्दों पर बीजेपी पर हमला किया। भाजपा के नेता, बड़े से बड़े नेता कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसे ही नहीं है इसके लिए। तो फिर मैं उनसे पूछती हूं कि उनके जो उद्योगपति मित्र हैं बड़े बड़े, उनके कर्ज माफ करने के लिए लाखों करोड़ रुपए कहां से आते हैं? अगर इस देश के कर्मचारी के लिए आपके पास पैसे नहीं है कि उसका जीवन सुरक्षित रहे, कि पूरी जीवन देश की सेवा करता है वो, और उसके बाद उसको पेंशन न मिले, और आप कहते हैं उसके लिए पैसे नहीं है। कांग्रेस की ओर से हिमाचल के चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल के अलावा केंद्रीय नेतृत्व से कोई खास नजर नहीं आया। वो इस बात को समझते थे। इतना जरूर हुआ कि प्रचार के आखिरी दिन पहले नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने सिर्फ शिमला में 2 रैलियां कर दी। बागियों से जूझ रही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रचार के आखिरी दिन फतेहपुर विधानसभा में प्रचार किया, जहां बीजेपी को बागी कृपाल परमार से चुनौती मिल रही है। बोलो आपका रखवाला कौन है?
ये मुद्दे हैं जिस पर आपको चुनाव लड़ना है, ये मुद्दे हैं जिस पर आपको आशीर्वाद देना है। आप बताइए, आपने यहां से अनुराग ठाकुर को भेजा बटन दबाकर, तो धारा 370 समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? भव्य राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हिमाचल का चुनाव जेपी नड्डा के लिए प्रतिष्ठा का एक सवाल बन चुका है। बीजेपी के कई बागी कह चुके हैं कि वो जेपी नड्डा से नाराज हैं। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने हिमाचल चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में कुल 5 रैलियां की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 50 से ज्यादा रैलियां की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 से ज्यादा रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह ने 20 से ज्यादा रैलियां की। बागियों से जूझ रही बीजेपी को पता है कि उनको नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे रखे हुए हैं। मोदी जी भी अपनी रैलियों में कहते हैं कि आप कुछ मत देखिए, मुझे याद कीजिए और बीजेपी को वोट देके आइए। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी के बागियों के सहारे वो सत्ता में वापसी कर सकती है। पुरानी पेंशन योजना से उन्हें बहुत उम्मीद है कि राज्य के कर्मचारी और उनका परिवार उनको वोट करेगा। लेकिन कांग्रेस के सामने भी चुनौती है कि राजा वीरभद्र सिंह की मौत के बाद उनके पास हिमाचल में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो अब हिमाचल की जनता के ऊपर है कि वो यहाँ राज बदलती है या रिवाज। शिमला में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जेएनयू में छात्रों के 2 गुटों में झड़प हो गई, जमकर मारपीट हुई। मौके पर पुलिस पहुंची और अब कैंपस के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। और हेट स्पीच केस में अयोग्य ठहराए गए आजम खान की फैसले पर स्टे की याचिका रामपुर सेशन कोर्ट से खारिज हो गई है। यानी कि रामपुर सदन विधानसभा उपचुनाव का जो रास्ता है अब वो साफ हो गया है। तो कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने क्या कहा और रामपुर सदन विधानसभा उपचुनाव क्या आजम खान के परिवार के बिना ही लड़ा जाएगा? रविश रंजन शुक्ला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गुरुवार सुबह से ही रामपुर सेशन कोर्ट में गहमा गहमी थी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को हेट स्पीच केस में हुई सजा पर स्थगन की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वकील गरिमा सिंह ने बहस की, जबकि आजम खान की तरफ से भी वकीलों की पूरी फौज मौजूद रही। करीब 1 घंटे चली इस बहस में आजम खान के वकीलों ने कथित हेट स्पीच की सीडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। कहा गया कि प्राथमिक सबूत वह कैमरा था जिसमें कथित हेट स्पीच की रिकॉर्डिंग की गई और जिस चिप पर रिकॉर्डिंग थी उसे डिलीट कर दिया गया। इसलिए आजम खान के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं होता है। जबकि अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि आजम खान ने हेट स्पीच पर कभी ये नहीं कहा कि ये उनका भाषण नहीं है। वो सांसद रहे हैं और भाषण देते वक्त उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए। सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने आजम खान को अयोग्य ठहराने की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। माननीय न्यायालय के समक्ष हमारी तरफ से और उनकी तरफ से बचाव पक्ष की तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए और तर्क रखने के पश्चात वर्तमान परिवेश के दृष्टिगत न्यायालय ने जो है उनके स्टे एप्लीकेशन को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने आजम खान को अयोग्य ठहरा दिया था। इसी के चलते आजम खान कम से कम 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुरुवार को सेशंस कोर्ट का फैसला आने के बाद अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का भी रास्ता साफ हो गया है। आजम खान की हेट स्पीच की शिकायत करने वाले बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने इसे सच की जीत बताया। हमें विश्वास था कि सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत हुई। एक बार फिर से आप चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। रामपुर की सियासत आजम खान के परिवार के बिना अधूरी मानी जाती है। 1980 से ही आजम खान यहाँ सक्रिय हैं। जानकार बताते हैं कि आजम खान के अयोग्य ठहराए जाने के बाद उनकी पत्नी तंजीम फातिमा के भी चुनाव न लड़ने की अटकलें हैं। उनका छोटा बेटा अब्दुल्ला पहले से ही विधायक है, जबकि बड़ा बेटा अब तक राजनीति से दूर ही रहा है। सपा के पूर्व मंत्री आजम खान को अब तक इतने कानूनी झटके मिले हैं कि इस हेट स्पीच में अयोग्यता का स्टे एप्लीकेशन खारिज होना भी इसी की एक कड़ी भर है। लेकिन इस फैसले ने आजम खान को सियासी तौर पर जरूर कमजोर किया है और रामपुर के विधानसभा के उपचुनाव में शायद इस बार आजम खान के परिवार का कोई न लड़े। रामपुर से
सचिन गुप्ता और तमकीन खान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर गुरुग्राम के चिंतल पैराडीसो सोसाइटी से, जहां के डी ब्लॉक को असुरक्षित बताते हुए गिराने का आदेश आया है। उसी के साथ ही ब्लॉक ई और एफ को तत्काल खाली करने के लिए कहा गया है। आईआईटी की ओर से जो अध्ययन हुआ उसमें स्ट्रक्चरल समस्याएं पाई गई हैं जो रहने के लिए यहाँ पर खतरनाक हैं। लेकिन इस फरमान के बाद जहाँ पे खाली करने के लिए कहा गया है, लोग यहाँ पर जो रहते हैं वो नाराज़ हैं और यहाँ से निकलने के लिए राज़ी नहीं हैं। आपको बता दें कि ये वही सोसाइटी है जिसका एक हिस्सा फरवरी महीने में ज़मींदोज़ हो गया था और इसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। इस खूबसूरत और चमचमाती सोसाइटी के 3 ब्लॉक खोखले हैं। करोड़ों की कीमत वाले इन फ्लैट्स में दरारें हैं और ये रहने लायक नहीं। ई और एफ ब्लॉक में तो लोहे की मोटी छड़ें इमारत को सहारा दे रही हैं। अश्विनी अपने घर के हर कोने में पड़ी दरारों को दिखाते थक नहीं रहे। अंदर से बाहर हर जगह दरार। और ये अब यहाँ से देखोगे ना, डर हर वक्त का है, पर बिना किसी लिखित आश्वासन के घर खाली करने को राजी नहीं। कहा जाता है जान है तो जहान है। अब यहाँ पे जान पर भी आफत है, हर दिन आपको चिंता लगी ही रहती होगी। तो ऐसे में लगता नहीं है कि खाली कर लेना चाहिए? देखिए अभी हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे जब तक हम खाली नहीं करेंगे। हमें पहले सरकार के द्वारा कुछ ठोस कदम या फिर कोई मतलब ऐसे आश्वासन दिए जाएं जिससे सारे के सारे निवासी आश्वासित हो, तभी कुछ स्टेप लेंगे। किसी की तो जमा पूंजी लगी है, पर जो किराए पर हैं उनके लिए भी घर खाली करना आसान नहीं। हर दिन कपड़े सुखाने में ये लोहे का सपोर्ट देखकर जी तो घबराता है, जान अटकी है, पर घर छोड़ना मुश्किल है। डेली हमारी रात को एक बार तो डिस्कशन जरूर होती है कि भाई कब खाली करें, कैसे करें, कहाँ देखें। और अभी आए हुए 7-8 महीने भी नहीं हुए यहाँ पे। हर साल मकान चेंज करना है, मतलब कोई इजी टास्क नहीं है हमारे काम मकान चेंज करना बार बार। एक बार चेंज करने के बाद भी महीना भर तो सेटल होने में लग जाता है। तो वही सारी टेंशन है। अब यहाँ पे नया फर्नीचर लाने की सोच रहे थे, अब सोच रहे हैं कि नए मकान में जाएंगे वहाँ लेंगे। वहीं चिंतल पैराडीसो का ये डी ब्लॉक गिराया जाएगा। इस साल फरवरी में इसकी 6ठी मंजिल से नीचे तक का डाइनिंग स्पेस अचानक गिर गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। तब यहाँ से बेघर हुए लोगों को आसरा तो मिला, पर कोई ठोस आश्वासन नहीं। हमारे को एक ऐसा फ्लैट दें जो इसके जैसा ही हो, हमारी मेन रिक्वायरमेंट यही। फ्लैट को लेकर के यही कहना चाहेंगे कि इधर वी गेट अ रिप्लेसमेंट इन द सेम सोसाइटी फॉर द सेम फ्लैट और वी गेट द राइट काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन। प्रशासन ने डी ब्लॉक को गिराने और ई और एफ ब्लॉक को तुरंत खाली करवाने के आदेश दिए हैं, लेकिन इस आदेश पर आरडब्ल्यूए को ऐतराज है। तो हम लोग तब तक टावर खाली नहीं करेंगे तब तक हमें या तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ना दें या हमारा रहने का करें और एक कमिटमेंट हो विद गवर्नमेंट ऑर्डर कि हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं। इसके अलावा हम किसी तीसरी डिमांड पे हम कोई बात नहीं कर रहे। बाकी हम प्रशासन के आदेश से बड़े नाराज हैं। वो यूनिलैटरल अपना बैठते हैं और एक आदेश पारित कर देते हैं, ना तो हमसे डिस्कस करते, ना प्रॉब्लम को समझते। कहते हैं जान है तो जहान है। यहाँ जान जोखिम में है, पर हर जोखिम मंजूर, क्योंकि इस जहां को बनाने में पूरी पूंजी लग गई। यहाँ रहने पर भी जान पर बनी है, निकलेंगे तब भी जान पर ही आएगी। तो एक तरफ प्रशासन का फरमान है, दूसरी तरफ यहाँ रहने वालों की अपनी चिंताएं और फिक्र। गुरुग्राम से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली नगर निगम चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में जो ये चुनाव है वो महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी के लिए जाना जाता है। ऐसे में किस तरह से महिला उम्मीदवार टिकट के लिए जोर लगा रही हैं, शरद शर्मा की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर दिल्ली बीजेपी का मुख्यालय। दफ्तर के बाहर होर्डिंग पटे हुए हैं, दफ्तर के अंदर बड़ी संख्या में टिकटार्थी डटे हुए हैं, खासतौर से महिलाएं। बायोडेटा जमा करने के लिए बाकायदा एक बॉक्स बना दिया गया है। शकुंतला देवी बीते 1 हफ्ते से रोजाना अपने पति के साथ बीजेपी दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं। शकुंतला देवी उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार वार्ड से निगम चुनाव लड़ना चाहती हैं। शकुंतला जी का कहना है कि 20 साल से पार्टी की सेवा कर रही हैं।
टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए, उनको नहीं जो अपने पति के नाम पर टिकट ले जाते हैं। लोग हैं जो सब घर में बैठे हैं, सबके हस्बैंड काम कर रहे हैं और अपनी बीवियों के नाम से मांग रहे हैं। अच्छा, वो महिला सीट हो जाती है इसलिए उनके नाम से मांग लेते हैं। हाँ जी। तो आप तो कह रहे हैं हम तो कार्यकर्ता हैं पार्टी की। हाँ, तो हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को दो, घर बैठे इनको क्यों दे रहे हो? दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड हैं, जिनमें 125 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए नेता अपनी पत्नी को मैदान में उतारते हैं। चांद सोलंकी अपनी पत्नी के लिए दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मटियाला वार्ड से टिकट मांग रहे हैं। बताते हैं कि बीते 32 सालों से साहिब सिंह वर्मा के जमाने से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पिछली बार सीट जनरल थी तो अपने लिए टिकट मांगी, नहीं मिली। अब महिला के लिए आरक्षित हो गई है, इसलिए अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। कोशिश किया था पहले उसमें एमसीडी के इलेक्शनों के लिए, तो नहीं हमें मिल पाया था। तो उस टाइम जनरल जेंट्स थी, अब लेडीज हुई है, तो सबसे दावेदार यही हैं आज की इस सीट के लिए। मेरे हस्बैंड 32 सालों से लगे हुए हैं इसमें, पूर्ण रूप से सहयोग किया है हर तरीके से। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी चहल पहल है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पार्टी ने टिकटार्थियों से अपना बायोडेटा जिला अध्यक्ष को देने को कहा है। 30 साल की अलका शर्मा उत्तर पूर्वी दिल्ली के अशोकनगर वार्ड से टिकट चाहती हैं। बताती हैं कि आधी उम्र अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी के साथ संघर्ष और समाज सेवा में निकाल दी। केवल निगम चुनाव से ही उम्मीद है, क्योंकि 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, वरना विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। कभी विधानसभा चुनाव लड़ने की सोची आपने या लोकसभा? बिल्कुल नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सोच पाऊंगी। ये तो जैसे तैसे अब एमसीडी में एक मौका मिला है, जैसे तैसे। इससे पिछली बार हमारा वार्ड पहले महिला, फिर एससी, अब महिला हुआ है, तो फिर अब तो चांस नहीं खोना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मैं ऐसी वेट करती रही तो विधानसभा और लोकसभा को तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी अवसर मिल पाएगा। दिल्ली में तीसरी प्रमुख पार्टी कांग्रेस है। मोना शौकीन 2014 से पार्टी से जुड़ी हैं। 2016 से वार्ड की महिला अध्यक्ष हैं। पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग वार्ड से अपना टिकट पक्का मान रही हैं। पार्टी का सबसे पहले ये कहना है कि 50% महिलाओं को मान सम्मान पार्टी देगी, और जो सत्य भी है। पर वो तो एमसीडी में रिजर्वेशन ही है, मतलब सम्मान देने की बात नहीं है, वो तो जबरदस्ती और रिजर्वेशन है, इस वजह से जबरदस्ती नहीं है। अगर जबरदस्ती होती तो कार्यकर्ता जो झंडे उठा के जो महिलाएं चल रही हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनको टिकट नहीं आती। अगर रिजर्वेशन वाली बात भी अगर हम आपसे करें तो जिम्मेवारी भी है कि जिन महिलाओं ने मेहनत करी है, जिनका अधिकार है, उनको मिली चाहिए। एमसीडी में अब कुल 250 वार्ड हैं। 125 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी 3 प्रमुख पार्टियों से कम 375 महिलाएं तो चुनाव मैदान में होंगी ही। निगम चुनाव के बारे में ये कहा जा सकता है कि क्योंकि सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाती है, तो नेता पति जबरदस्ती अपनी पत्नी को मैदान में उतार देते हैं, और 5 साल बाद जब रोटेशन के चलते सीट फिर से जनरल हो जाती है, तो अपनी पत्नी को हटाकर खुद चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर राजनीति में महिलाओं को आगे लाना है तो आरक्षण बहुत ज़रूरी है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजे जोसेफ और प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। ओवैसी की पार्टी AIMIM को हुबली के ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने की इजाजत प्रशासन की ओर से मिल गई, लेकिन इसके लिए कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए गए। कांग्रेस नेता और विधायक जमीर अहमद खान टीपू सुल्तान की वेशभूषा में जश्न बेंगलुरु शहर में मनाया जा रहा है। यह दूसरी तस्वीर बेंगलुरु के पास देवनाहल्ली की है। टीपू के वंशज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जहां 1 दिसंबर 1751 को टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। बर्थप्लेस है हजरत टीपू सुल्तान चीत का, जो तामीर री-रेनोवेटेड फोर्ट है, कई मंदिर हैं जो बनाए हजरत टीपू सुल्तान, वो है। और एक देवस्थान है, जिस देवस्थान का नाम हनुमान देवस्थान है, जहाँ पे गोवर्धन स्वामी टीपू सुल्तान चीत को भगवत गीता और अदर रिलीजन के कॉन्सेप्ट जो सिखाए, वो उनकी मंदिर वहाँ पर है।
10 नवंबर 2015 के दिन दीपावली थी। उसी दिन टीपू जयंती मनाने की शुरुआत उस वक्त के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपटना के पास मन्यम अयंगार ब्राह्मण इस दिन दीपावली की जगह मातम मनाते हैं। उनका आरोप है कि इसी दिन टीपू सुल्तान ने बड़ी संख्या में उनके पूर्वजों का कत्लेआम करवाया था। हालांकि इतिहासकार इससे सहमत नहीं। सवाल ये उठता है कि जब 10 नवंबर को न तो टीपू का जन्मदिन है और न ही इस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, तो फिर सिद्धरामैया ने टीपू जयंती किस आधार पर 10 नवंबर को मनाने का फैसला किया? इसका जवाब सिद्धरामैया कभी नहीं दे पाए और न ही वो लोग जो टीपू जयंती इस दिन मनाते हैं। टिप्पू का जन्मदिन उसी दिन है, 10 नवंबर को ही हजरत टिप्पू सुल्तान ने पैदा हुए थे। लेकिन वो तो 1 दिसंबर बताते हैं। नहीं, हमारे हिसाब के अंदर से 10 दिसंबर। टीपू सुल्तान के समर्थन और विरोध को लेकर आज मुट्ठी भर लोग दोनों तरफ से भले ही तलवार खींच ले, लेकिन टीपू सुल्तान अपने महल से निकलकर लोकगीतों, किताबों और रंगमंच तक पहुंच चुके हैं। कठपुतलियां थिएटर ग्रुप पेश करते हैं गिरीश कर्नाड का लिखा मशहूर ड्रामा टीपू सुल्तान के ख्वाब, ट्रांसलेटेड एंड डायरेक्टेड बाय जफर मोहिउद्दीन। हमारे 3 दुश्मन हैं, अंग्रेज, मराठा और निजाम। टीपू सुल्तान में वो सभी खूबियां और खामियां थी जो उस दौर के राजा महाराजाओं में हुआ करती थी, लेकिन सदियों बाद टीपू सुल्तान को एक बार फिर जिंदा किया गया है राजनीतिक हित साधने के लिए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कॉमेडियन वीर दास का बेंगलुरु में होने वाला शो आज कैंसिल कर दिया गया। हिंदू जन जागृति समिति ने वीर दास के शो का विरोध किया था। ये शो आज शाम 5:30 बजे होना था। वीर दास ने अपने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी दी कि शो को कैंसिल कर दिया गया है। हिंदूवादी संगठनों ने हिंदू भावनाओं को आहत करने का हवाला देते हुए वीर दास के शो का विरोध किया था। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। शो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।